मिथकों के दायरे में चंद्रमा को हमेशा विशाल महासागर पर अत्यधिक गहरा प्रभाव डालने वाला माना जाता था। हर रात चंद्रमा देवता समुद्र की सतह पर अपनी झिलमिलाती रोशनी डालते थे। उसी समय समुद्री अप्सराएं, गहरे की अलौकिक आत्माएं उस प्रकाश की गर्मी से शक्ति प्राप्त करेंगी और शक्तिशाली ज्वारीय लहरें पैदा करेंगी। सिरेना, जो स्वयं एक समुद्री अप्सरा थी, उसको समुद्र के क्षेत्र और उसके पानी के नीचे के निवासियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं तुम्हारी तरह ज्वलीय लहरों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकती? कभी कभी युवा लड़की समुद्र के जीवों को मनुष्यों की घुसपैठ से बचाने में शक्तिहीन महसूस करती थी। एक बार जब आप अपने जीवन की पोषित जानने की खोज कर लेंगे तो आप ज्वलीय लहरों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा देवता और मेरे बीच का बंधन। हालांकि सिरेना की मां का समय से पहले निधन हो गया था, जिससे उनकी बेटी एकांत में रह गई। युवा अप्सरा सिरेना ने अपनी मां की भूमिका निभाई। वो लगातार अपनी पोषित चांदनी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी और आखिरकार लंबे समय से इंतजार किया गया दिन आ गया। नमस्कार महान समुद्री अप्सरा, एक चंद्रमा संरक्षक। हाँ? वास्तव में मेरी माँ का शासन समाप्त होते ही मेरा चंद्रमा संरक्षक बनना तय है और इसीलिए उसने मुझे आपसे दोस्ती करने के लिए यहाँ भेजा है। चलो मुझे घुमाने ले चलो। आप जानते हैं मैं ज्यादा तैराक नहीं हूँ। हालांकि सिरेना ने पेंडोरा की अत्यधिक मित्रता से खुद को अभिभूत पाया। मेरा सोलमेट इतना भोला क्यों है? मुझे ये सचमुच पसंद नहीं। लेकिन पेंडोरा अविचलित रहा। वो हर दिन सिरेना के साथ खेलने के लिए समुद्र में उतरती थी। यहाँ तक कि उसने एक लुटेरे समुद्री डाकू जहाज के चुंगल से जल परियों को बचाने में सिरेना की मदद भी की थी। धीरे धीरे सिरेना का दिल पिघल गया क्योंकि उसे पेंडोरा से निकलने वाली गर्मजोशी, दयालुता और पवित्रता का एहसास हुआ। इस नई दोस्ती को अपनाने से सिरेना की ताकत बढ़ गई। साथ में उन्होंने एक उज्जवल बचपन की शुरुआत की। इस गहन संबंध ने सिरेना को सबसे शक्तिशाली समुद्री अप्सराओं में से एक बना दिया। उसका जल नियंत्रण जादू उसकी मां से भी आगे निकल गया। मेरी शक्ति इस चंद्रमा राजदंड से निकलती है। हे, क्या तुम चंद्रमा की यात्रा पर मेरे साथ शामिल होना चाहोगी? एकजुट होकर उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक विशाल बल की सीढ़ी बनाई जो सीधे चंद्रमा तक जाती थी। ये चंद्रमा पर मेरी प्रारंभिक यात्रा का प्रतीक है। ये मेरी प्यारी बहन लूना है। तीनों ने शानदार मूनलाइट सिटी का आनंद उठाया। फिर भी यही वो समय था जब सेरेना को पेंडोरा और सन प्रिंस जेसन के बीच तय सगाई का पता चला। चंद्रमा देवता और सूर्य राजकुमार का मिलन पीढ़ियों से चली आ रही एक अनिवार्य परंपरा थी। हालांकि अनुचित, पेंडोरा सूर्य राजकुमार से शादी किए बिना सिंहासन पर नहीं चढ़ सकती थी। यही नियम था। मेरे दिन व्यस्त होने वाले हैं। वो पृथ्वी पर दिन और रात के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए जेसन के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए बाध्य थी। और शायद हम केवल पूर्णिमा के दौरान ही मिलेंगे। हाँ? क्या ऐसा है? ये समझते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और सभी बच्चों को बड़ा होना चाहिए, लेकिन सिरेना अभी भी पेंडोरा के साथ साझा किए गए खूबसूरत पलों को अलविदा करने के लिए अनिच्छुक थी। इस टोकन को स्वीकार करें। जब तुम मुझे अपने विचारों में रखोगी तो ये हार हमेशा चमकता रहेगा। सिरेना ने बदले में पेंडोरा को एक हार उपहार में दिया। साथ ही ऐसा ही एक वादा भी किया। पेंडोरा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। ओह, ये कौन है? सिरेना, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। शादी की तैयारियों को देखते हुए जेसन ने सिरेना को वापस आमंत्रित किया। हाँ? हाँ? बेचैन सिरेना को मनमोहक समय के खत्म होने का डर था। उसे डर का एहसास हुआ। जेसन अपने दबंग स्वभाव के कारण एक बुरा व्यक्ति था। उनके आगमन के बाद से पेंडोरा और सिरेना के बीच मुठभेड़ कम हो गई थी। जब भी वे मिलते थे हमेशा साथ रहते थे। इससे भी बुरी बात यह है कि जब भी वो सिरेना के करीब होता था तो वो जानबूझकर चंचल शब्द बोलता था। और इसका एक अजीब पहलू था। वो पेंडोरा के चंद्रमा राजदंड पर अजीब तरह से केंद्रित था।
सिरेना ने कई मौके पर जेसन की संदिग्ध हरकतों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन पेंडोरा ने उसे लगातार खारिज किया। जेसन चाहे जैसा भी हो, मैं फिर भी उससे शादी करूंगी। आप इस शादी से मेरे परिवार की अपेक्षाओं को कैसे समझ सकते हैं? अंधे प्यार ने आपके निर्णय को धूमिल कर दिया है। शादी के दौरान सिरेना ने गुप्त रूप से जेसन के साथ बातचीत की व्यवस्था की। अगर तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसा है? अप्रत्याशित रूप से जेसन ने सिरेना को पकड़ लिया और उसे चूम लिया। क्या तुम पागल हो? हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेंडोरा ने सब कुछ देख लिया था। गद्दार, चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। सिरेना के स्पष्टीकरण के बावजूद पेंडोरा ने सुनने से इनकार कर दिया। पता चला कि दोनों दोस्तों के बीच दरार पैदा करने की जेसन की योजना थी। समुद्र में लौटने पर सिरेना को अब अपने और पेंडोरा के बीच बंधन महसूस नहीं हो रहा था, और उस संबंध के बिना सागर की अलौकिक आत्मा उस भीषण अकेलेपन की शक्ति खो देती। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां वे फिर कभी एक दूसरे के रास्ते पर ना आए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ज्वार की लहरें पैदा करना उसकी पहुंच से बाहर था। परिणाम स्वरूप वो बर्फ में लिपट गई। मैं आपको हमेशा याद करूंगी। जहां तक पेंडोरा का सवाल है, शादी के समारोह के बाद जेसन ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। इस क्षण से चंद्रमा का राजदंड मेरा है। जेसन नश्वर क्षेत्र में दिन और रात दोनों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उसका लक्ष्य चंद्रमा साम्राज्य को खत्म करना था, ताकि रात के दौरान कोई भी चीज मानव जगत को रोशन ना कर सके और सूर्य हर चीज पर प्रभुत्व स्थापित कर ले। क्या सब कुछ एक जाल था? कितना भयानक। पेंडोरा को पछतावा हुआ। रानी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे जेसन जैसे नीच व्यक्ति से शादी करने के लिए प्रेरित किया। उसका इरादा अधिकार हासिल करना और चंद्रमा और सूर्य के बीच प्राचीन विवाह परंपरा में धीरे धीरे सुधार करना था। सब खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे साथी देवताओं को फंसा लिया है। अब कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। ये क्या है? इस बात से भयभीत होकर कि सेरेना को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, पेंडोरा ने अस्थायी रूप से जेसन को वश में कर लिया और समुद्र में गिर गई। नहीं सिरेना, ये सब मेरी गलती है। उनके गहरे संबंध ने सेरेना के बर्फीले दिल को पिघला दिया। उसके रूप को ढकने वाली बर्फ धीरे धीरे छट गई, जिससे उसका मूल शानदार समुद्री अप्सरा स्वरूप प्रकट हो गया। गलतफहमियां दूर हो गई। आप मुसीबत के अलावा कुछ नहीं लाते। मैं तुम्हें कुचल दूंगा और पेंडोरा को हमेशा के लिए बंदी बना लूंगा, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी जो तुम चाहते हो। नहीं, सावधान रहो सेरेना। पेंडोरा ने जेसन को स्थायी रूप से हराने के लिए शक्ति का एक असाधारण उछाल बनाया और उसे हालांकि वो उसे अपने साथ ले गया और सेरेना को गहरे दुख में छोड़ दिया। घटनाओं के बाद सन किंगडम ने जेसन की बड़ी बहन को शासन करने के लिए नियुक्त किया। खुद को छुड़ाने के प्रयास में उसने चंद्रमा और सूर्य के बीच विवाह कराने की पारंपरिक प्रथा को समाप्त कर दिया। लूना पेंडोरा की छोटी बहन उसकी जगह लेने के लिए अस्थायी रूप से आगे आई। हर रात लूना सिरेना को अवशोषित शक्ति प्रदान करने के लिए चांदनी की रोशनी डालती थी। फिर भी वो चमक पेंडोरा की गर्माहट से मेल नहीं खा सकी। सिरेना के हाथ से लगातार रोशनी निकल रही थी, क्योंकि वो बार-बार अपने दोस्त को खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब दोस्त पूरी तरह से दूर हो गई थी, कोई निशान नहीं छोड़ रही थी। फिर भी सिरेना कायम रही। हार की चमक कायम रहने के साथ वो हमेशा पेंडोरा का इंतजार करती रहेगी। समय बीत गया, एक शताब्दी से अधिक समय बीत गया। फिर एक दिन हार अचानक गायब हो गया, जिससे सेरेना पूरी तरह से निराश हो गई। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, एक चमत्कार हुआ। पेंडोरा यही थी, वो सचमुच लौट आई। सिरेना ने खुद को समझाया कि हर किसी के पास केवल एक ही सामान्य आत्मा है, और एक बार मिल जाने पर वे जीवन भर उस व्यक्ति को पकड़ कर रखेंगे। आप सभी को धन्यवाद। अधिक मनोरम कहानियों को खोजने के लिए कृपया वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक मकड़ी रानी थी और ये उसके जीवन की कहानी है। मजाकिया लहजे में वर्णनकर्ता ने कहा, लेकिन पहले वो फेरी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। स्पाइडर क्वीन शार्लेट जंगल के भीतर एकांत में रहती थी, क्योंकि हर कोई उसकी भयानक स्थिति से डरता था। दरअसल शार्लेट बहुत दयालु थी। उसने जंगल की रक्षा के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। अपनी दयालुता के बावजूद शार्लेट खुद को भयानक मानती थी।
अतीत में शार्लेट के पूर्व पति ने उसे बचाने की कोशिश में खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन लोगों ने गलत समझा कि वो वही थी जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। तब से शार्लेट ने अकेले रहना चुना, केवल अनछुए मकड़ी दोस्तों के साथ। मन ही मन वो प्यार और साथ की चाहत रखती थी। उस दिन ने शार्लेट की जिंदगी बदल दी। तुम यहाँ क्यों हो मानव? राजकुमारी वेंडी है। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। मुझे राजकुमारियों के लिए कपड़े बुनाई प्रतियोगिता जीतनी है, इसलिए शाही परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मेरा बुनाई कौशल खराब है, इसलिए तो आप चाहते हैं कि मैं ये आपके लिए करूं? जवाब है ना। अगर मैं जीत गई तो मैं लोगों को विश्वास दिला सकती हूँ कि आप डरावने नहीं हैं। वे आपकी प्रतिभा देखेंगे तो वे हम पर भरोसा करेंगे। शार्लेट खुद को और अपनी मकड़ियों को अब अकेला नहीं देखना चाहती थी। शार्लेट को भी राजकुमारी की स्थिति से सहानुभूति थी। वेंडी ने शार्लेट की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, और जब वे महल में लौटी तो स्पाइडर क्वीन को इतना सम्मान मिले काफी समय हो गया था। उस रात उसने प्रतियोगिता में उपयोग करने के लिए वेंडी के लिए परिश्रम पूर्वक एक सुंदर गाउन बुना। ये अद्भुत है, सचमुच लुभावनी। धन्यवाद। उसके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया। वेंडी के लिए उसने जो गाउन सिलवाया था वो वास्तव में सबसे सुंदर गाउन था, और वेंडी ने प्रतियोगिता का पहला राउंड आसानी से जीत लिया। अद्भुत पोशाक। मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी इतनी अद्भुत है। लोगों को मेरी पोशाक पसंद है, ये सचमुच बहुत अद्भुत है। प्रतियोगिता से वापस आने के बाद वेंडी वास्तव में खुश थी। मैं जानती थी कि तुम सही थी। उनसे अनभिज्ञ प्रतिस्पर्धी एना ने वेंडी से बदला लेने की साजिश की। खलनायकों को कम ही पता था कि शार्लेट राजकुमारी के साथ थी, और वे जल्द ही हार गए। शार्लेट, अगर तुमने नहीं किया, मैं नहीं, तुम मेरी दोस्त हो। मैं आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करूंगी। मैं नहीं। हालांकि वेंडी ने अजीब व्यवहार किया। शार्लेट आगे की जांच नहीं कर सकी क्योंकि उसे प्रतियोगिता के अगले दौर की तैयारी करनी थी। अगले दौर में राजकुमारियों को एक गहरी खाई में एक विशाल कपड़े की पतंग बुननी थी। अंत में केवल राजकुमारी वेंडी और उसकी प्रतिद्वंदी एना ही बची रही, और निसंदेह शार्लेट द्वारा बुनी गई पतंग ने वेंडी को जिता दिया। स्पाइडर क्वीन शार्लेट को ऐसा लगा मानो उसका उत्साहवर्धन किया जा रहा हो। मैं हार नहीं सकती, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। वेंडी, आपका धन्यवाद। मुझे अपनी प्रतिभा का पता चला और आप मेरे दोस्त बन गए। मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ। इतने वर्षों के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आप सोचते हैं। राजकुमारी पहले की तरह फिर से चली गई, लेकिन इस बार शार्लेट अपनी सहेली को नजरअंदाज नहीं कर सकी, और उसने उस रहस्य का पता लगाया जिसे वेंडी छिपा रही थी। राजकुमारी को बिल्कुल भी त्यागा नहीं गया था। वेंडी वास्तव में काफी चंचल थी और उसे पार्टियां बहुत पसंद थी। घमंड के कारण उसने शर्त लगा ली थी कि वो प्रतियोगिता जीतेगी। वेंडी झिझक रही थी, लेकिन तो तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ अपने स्वार्थी घमंड को संतुष्ट करने के लिए? हाँ, लेकिन मुझे सचमुच इसका अफसोस है क्योंकि तुम्हें वास्तव में मेरी परवाह थी। तुम पहले व्यक्ति थे। मैं अब भी उन्हें विश्वास दिला सकती हूँ कि तुम डरावनी नहीं हो। बहुत हुआ। ये सोचकर कि उसे प्यार किया जाएगा, स्पाइडर क्वीन को उसके ही दोस्त ने धोखा दिया। जब ऐसा लग रहा था कि स्पाइडर क्वीन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चली जाएगी, तभी एक और मोड़ आया। उस दिन आपने हम पर हमला किया, ऐसा क्यों किया? बोलो। शार्लेट को पता चला कि एना ने बदला लेने के लिए उसे और वेंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने गुर्गे को भेजा था। ये नहीं हो सकता। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती थी। अब क्या? प्रतियोगिता का अंतिम दौर चल रहा था और स्पाइडर क्वीन ठीक उसी समय पहुंची जब वेंडी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वेंडी को गहरी खाई पर कपड़े का पुल बनाना था और उस पर नृत्य करना था। वेंडी पुल कैसे बना सकती है? वेंडी के हाथों पर खरोंचे देखकर शार्लेट सब कुछ समझ गई। मुझे अंतिम चुनौती पूरी करनी होगी। केवल शार्लेट मेरी दोस्त है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। वेंडी, आपने ये कर लिया, आप बदल गए हो। हालांकि शार्लेट एना के बारे में भूल चुकी थी, जिसने फैब्रिक ब्रिज और नीचे सुरक्षा जाल को तोड़ दिया था। पुल वेंडी का वजन सहन नहीं कर सका। और हमारी कहानी के शुरुआती बिंदु पर हम वापस आते हैं। वेंडी बहुत दूर थी और शार्लेट ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सकी। त्वरित सोच के साथ उसने दूर से मकड़ी के रेशम पर निशाना साधा और वेंडी को बचाने के लिए जाल बुना, लेकिन शार्लेट खुद को नहीं बचा पाई। शार्लेट, घटना को देखकर लोग खाई से नीचे उतरने लगे। शार्लेट, मत जाओ। मेरी दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एहसास कराया कि मैं कितनी अद्भुत हूँ।
अंत में शार्लेट ने अपनी इच्छा हासिल की, ये समझकर कि अपना दिल खोलना प्यार की कुंजी है। एना को उसके अपराधों के साथ पकड़ लिया गया। शार्लेट के कार्यों को देखकर लोगों ने मकड़ी के प्रति अपनी धारणा पूरी तरह से बदल दी। वेंडी ने शार्लेट के नए जन्म में मकड़ियों को अपनाने का फैसला किया और एक को देखा जो उसके पुराने दोस्त जैसा दिखता था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसी अविस्मरणीय मुलाकातें हुई हैं जिन्हें वो जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। आइस स्पिरिट स्नोवर के लिए ये पहली बार था जब उसकी नजर माया पर पड़ी। बच्चे ने उसे बचाया। केवल शुद्ध और दयालु आत्मा वाले लोग ही बर्फ की आत्माओं को देख सकते थे। तभी से उनमें एक विशेष बंधन बन गया। उनकी कहानी पर नजर रखने के लिए वो फेरी टेल्स का अनुसरण करें। कई वर्षों के बाद कड़ाके की ठंड में स्नोवेरा ने अपना कर्तव्य निभाया। वो जहां भी गई सफेद बर्फ लेकर गई। कुछ ही समय में पूरा गांव बर्फ से ढक गया और हवा शांत हो गई। चारों ऋतुओं की देवता हारमोनिया ने उन्हें सर्दियों के दौरान इस गांव की सुरक्षा और देखभाल का काम सौंपा। आराम करते समय स्नोवेरा का संयोगवश अपने पुराने दोस्त से सामना हो गया। उसने महसूस किया कि माया गंभीर रूप से बीमार थी। उसकी जीवन की शक्ति कम हो रही थी। इधर आओ। क्या तुम मुझे अब भी पहचानती हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? माया के साथ एक अप्रत्याशित दुर्घटना घटी जिससे उसकी कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। वो अपना घर नहीं छोड़ सकती थी और उसके शरीर और मन दोनों को कष्ट हुआ। शायद जब आखिरी हिमकण गिरेगा तब मेरे प्रस्थान का समय होगा। हालांकि युवा लड़की आशावादी बनी रही, फिर भी एक कुशल नर्तक बनने के अपने सपने को हासिल करने में असमर्थ रही। इसके अलावा उसके पास उन बेतुकी इच्छाओं की एक सूची थी जिन्हें वो मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। भले ही ये दूर के सपनों में हो, फिर भी मैं खुद को सपने देखने की इजाजत देती हूँ। स्नोवेरा को कुछ छुआ। अपने पुराने बंधन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसने माया को इस सर्दी में उसके सभी सपनों को पूरा करने में मदद करने का वादा किया। इस नए शरीर के साथ स्नोवेरा माया के साथ एक आखिरी साहसिक कार्य पर निकली। अपनी पहली इच्छा में माया चाहती थी कि वो आजादी से दौड़ सके और कूद सके। ये बहुत मजेदार है। खेलने के बाद स्नोवेरा ने बर्फीली घाटी के बीच में एक अकेले चेरी ब्लॉसम पेड़ के सामने आराम किया। तुम्हें पता है, मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है क्योंकि वे स्वतंत्रता और खुशी का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन दुर्भाग्य से समय माया को इस तितली की छवि को अपने कोकून से मुक्त होकर नीले आकाश में लहराते हुए देखने की अनुमति नहीं देगा। चिंता मत करो माया, मैं तुम्हारे लिए एक तितली बना सकती हूँ। माया ये भी अनुभव करना चाहती थी कि महल में रहना और एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करना कैसा होता है। इस तरह माया के शरीर में स्नोवेरा के साथ उन्होंने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। उन्होंने भी ग्रामीणों की मदद की। उसी समय स्नोवेरा ने माया की नर्तक बनने की इच्छा को पूरा करने में मदद करने के लिए नृत्य का अभ्यास किया। गांव में शीतकालीन उत्सव में स्नोवेरा ने बर्फ में एक सुंदर हंस नृत्य किया जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। सर्दी का आखिरी दिन आ गया था। बस एक और दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और माया की आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे लगता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सचमुच? मेरा क्या? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि स्नोवेरा माया को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण दोस्त के रूप में देखने लगी थी। जब तक मैं आखिरी बर्फ का टुकड़ा नहीं खो देती, तुम कभी नहीं जाओगी, है ना? फिर स्नोवेरा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली बर्फ का जादू पैदा किया जिसने गांव को अनंत सर्दियों में घेर लिया। चूंकि बसंत नहीं आया था, इसीलिए ग्रामीण आजीविका कमाने के लिए ना तो खेती कर सकते थे और ना ही यात्रा कर सकते थे। वे इस जमे हुए राज्य को समाप्त करने के लिए स्नोवेरा से विनती करने के लिए एकत्रित हुए। कृपा करो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जाने का समय हो गया है। स्नोवेरा ने किसी की भी दलील को सुनने से इनकार करते हुए हठपूर्वक विरोध किया। हंगामा चारों ऋतुओं की अधिष्ठात्री देवी हारमोनिया के कानों तक पहुंचा। ओह, तुम उद्दंड बच्चे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋतु चक्र में बाधा डालने की? हालांकि बर्फ के जादू का इस्तेमाल केवल इसका निर्माता ही तोड़ सकता था। यदि किसी और ने इसे तोड़ा तो उस व्यक्ति को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यदि हारमोनिया ने हस्तक्षेप किया तो स्नोवेरा गायब हो जाएगी और सर्दी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए हारमोनिया चुपचाप माया को शाश्वत क्षेत्र में ले आया। नहीं, माया कहाँ है? मैं उसे ले गई हूँ। माया के पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। यही नियम है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तुम बहुत जिद्दी हो। इसके अलावा आप इस शरीर में कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? माया के पुनर्जीवित होने पर मैं अपने मूल रूप में वापस आ जाऊंगी। शाश्वत क्षेत्र एक पवित्र स्थान था जो मानव जगत और आत्मा जगत के बीच में विद्यमान था।
यहाँ एक खूबसूरत शहर था जिसमें चारों ऋतुएं आपस में जुड़ी थी और समय या स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी। आत्माएं जो चाहे कर सकती थी, लेकिन कुछ आत्माएं खो गईं, पुनर्जन्म लेने या नश्वर दुनिया में रहने में असमर्थ थी। स्नोवेरा ने अपने दोस्त को हर जगह खोजा। अंत में उसे पता चला कि माया की आत्मा पर बुरी आत्माओं के एक समूह ने कब्जा कर लिया था। उनमें मजबूत लगाव था, वे पुनर्जन्म लाने में असमर्थ थे और इस तरह वे कमजोर आत्माओं को पीड़ा देते हुए रुके रहे। मेरी दोस्त को छोड़ दो। दुष्ट आत्माएं आसानी से वश में नहीं होती। उन्होंने राक्षस बनने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। ये लो। माया, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मेरे साथ वापस आओ माया, मैं तुम्हारे लिए एक बर्फ की छवि बनाऊंगी और उसमें तुम्हारी आत्मा डाल दूंगी। इस तरह आप अनंत सर्दियों में हमेशा के लिए रह सकती है। मैं समझती हूँ, लेकिन पहले क्या तुम मेरे साथ किसी खास जगह चल सकती हो? वो स्नोवेरा को उस परिचित चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास ले गई जिसे उन्होंने पहले देखा था। क्या तुम्हें ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिख रहा है? हाँ, और शाश्वत क्षेत्र को छोड़ने का एकमात्र तरीका इससे होकर गुजरता है। लेकिन पहले क्या आप आखिरी बार मेरी मदद कर सकते हैं? वो अपने प्रिय आइस स्पिरिट मित्र के साथ चेरी ब्लॉसम को खिलते हुए देखना चाहती थी। जब स्नोवेरा ने माया की ओर देखा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो लुप्त हो रही थी। चमचमाती परी धूल में बदल रही थी। कृपा करो स्नोवीरा, अनंत सर्दियों को समाप्त करो। उस सर्दी में जब हम साथ खेले तब तुमने मुझे एक बहुत ही सार्थक जीवन दिया। मुझे सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित कर रही है। तो कृपया समझो और गांव को इस शक्तिशाली बर्फ के जादू से मुक्त करो। स्नोवेरा ने रोते हुए महसूस किया कि अब वास्तविकता को स्वीकार करने और सब कुछ छोड़ देने का समय आ गया। अंततः माया पुनर्जन्म ले सकी। वो चेरी ब्लॉसम पेड़ शाश्वत क्षेत्र और नश्वर दुनिया के बीच एक पुल भी था। यहाँ समय या स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी, इसीलिए पेड़ पर जो हुआ उसे नश्वर संसार में देखा जा सकता था। पता चला कि पिछली सर्दियों के दौरान उन्होंने जो तितली कोकून देखा था वो भविष्य में पुनर्जन्म के दौर से गुजर रही स्नोवेरा की ही छवि थी। अब बसंत आ गया था। माया ने एक स्वतंत्र और गौरवान्वित तितली के रूप में जन्म लिया था। स्नोवेरा ने सभी लगावों को छोड़ दिया और समझ लिया कि हर अंत एक नई शुरुआत होगी। वो एक आत्मा के रूप में और अधिक जिम्मेदार बन गई। हर सर्दियों में वो अपनी खूबसूरत तितली दोस्त के साथ खेलने के लिए इस गांव में लौट आती थी। Wow, fairy tales.